नोटिस मीन्स टू हैव अ नॉलेज। जिसका आपको ज्ञान है, जो आपके ज्ञान में है, आपके संज्ञान में है। या तो आपके सीधे ही संज्ञान में है या आपके संज्ञान में लाया गया है, either directly in your within your knowledge or has brought into the knowledge by somebody else. ये सेल फोन किसके हैं? मेरे। तुम्हें इस बात की सूचना है, ज्ञान है इस बात की? You have noticed that the cell phone is of Mr. Radheshyam. किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की सूचना है। तथ्य शब्द आप समझते हैं, फैक्ट, एविडेंस एक्ट में जो पढ़ा है, जो कुछ भी हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से जो कुछ हम सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज हमको मिलती है वो डायरेक्ट नॉलेज है ना। तो सेक्शन कैसे है कि किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की सूचना है। अ पर्सन हैज अ नॉलेज ऑफ अ फैक्ट, नोटिस ऑफ अ फैक्ट। इट इज सेड, ये कहा जाता है कब? ईदर ही नोज इट, या तो वो उसको जानता है, जानने का कारण है उसके पास, या तो वो जानता है, या थोड़े से प्रयास से, जिस प्रयास को करने में यदि वह उपेक्षा न करता, उसकी अगर अपनी नेग्लिजेंस थी तो उसने कोशिश ही नहीं की जानने की कि ऐसी बात सही है कि गलत है। कोशिश ही नहीं की, हालांकि कोशिश करता तो जान लेता। तो भी माना जाएगा कि आपको उसका नोटिस, दो प्रकार के नोटिस हो गए, एक्सप्रेस नोटिस, ठीक है। और पिछली बार क्या यही नाम दिया था अपन ने, कोई और नाम दिया था? है? हाँ, कंस्ट्रक्टिव मान लो, कंस्ट्रक्टिव मान लो, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव मान लो। एक्चुअल नोटिस माने जब वो जानता था किसी बात को तो एक्चुअल नोटिस, और जान सकता था लेकिन खुद अपनी गलती के कारण वो नहीं जान पाया, देन कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये तुम्हारी गलती है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप पता लगाना चाहें कि ये किसकी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी है, मूवेबल भी ज्यादातर मामलों में करेंसी को छोड़ दिया जाए तो उसका भी पता लगाया जा सकता है किसकी है, एक हद तक। ठीक है, तो अब आपने पता लगाने की कोशिश ही नहीं। एक प्रॉपर्टी हमने खरीद ली, ये ऑलरेडी बिकी हुई थी, हमें मालूम नहीं था। वो आदमी दोबारा हमारे पास आया, हमारे पास के साथ खरीद रहे हो इसको, हमें पता नहीं था कि ये पहले भी एक को बेच आया है, और हमने खरीद ली। अब जिसको पहले बेची थी वो आ गया कब्जा लेने। अब हम ये कह रहे हैं कि यार हमें तो नोटिस ही नहीं था कि तुमने खरीद ली, हम क्या को खरीदते, हमें तो नोटिस ही नहीं था इस बात का। उन्होंने कहा जब इनने खरीदी थी पहले वाले ने तो सेल डीड कन्वेंस
डीड रजिस्टर्ड हुई होगी रजिस्ट्रार के है। तो इस प्रॉपर्टी का पता करने के लिए तुम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, एक फीस लगती है 100-150-100-200 रुपए की, वो दे दो, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे दो, तो पूरा तुम्हारे सामने प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रख लेंगे। लो देख लो कब किसने किसको बेची, दान की है, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मतलब तुम प्रयास करते तो जान लेते। अब यहां मैं गलत हूं, क्योंकि मैंने जानने का प्रयास। आप देखो बैंक से लोन लेने जाओ प्रॉपर्टी पर, तो बैंक सर्च करता है, इसलिए उसने अपने एडवोकेट से अपॉइंट कर रखे। क्लाइंट से एक सर्च के 5,000 लेता है और वो 1-1.5 खर्च करता है एक सर्च पर। आराम से 2,500-3,000 रुपये बचते हैं। महीने में 10 सर्च भी आ गई, 30-35,000 रुपये का ले लोगे। दोनों ब्याह नहीं बहुत, दोनों तो ये बहुत हैं, बहुत हैं। जरूरत से ज़्यादा हम कार खरीद लेंगे, काय हो 8,000 रुपये किस्त ही देते रहेंगे हम। तो थोड़े से प्रयास, पड़ोस को क्या लिखा है, किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की सूचना है, यह तब कहा जाता है जबकि वह उस तथ्य को जानता है, या थोड़े से प्रयास से जिसे करने में यदि वह उपेक्षा न करता तो जान लेता। ऐसे ही अब आइए, जब एक कन्वेंसिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, टीपी एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ही तो खाए है, शुरू में कह दिया इंस्ट्रूमेंट। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड हो जाता है, तो जिस वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसकी सूचना मानी किस दिन से जाएगी, ये माना जाएगा कि सबको उसकी सूचना हो। हालांकि बेची इनने, खरीदी हमने, बेची इनने, खरीदी हमने, कोई इशू नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रार के जैसे ही हमारी डीड रजिस्टर्ड हुई, ये इम्प्लाइड नोटिस हो गया पूरी दुनिया को। इम्प्लाइड क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ओपन है, वहां जाकर आप किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा सकते हैं आफ्टर पेइंग सम फीस, 100 रुपीज और 200 रुपीज, वट एवर। बोलो तो कब? अब यहां एक बड़ा प्रश्न है, डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, पहले तो ये समझिए। कन्वेंसिंग की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। तो पहले आप डीड को तैयार करते हैं, दोनों पार्टीज अपने फोटो वोटो लगा के, विटनेसेस के फोटो लगा के, साइन वाइन करके रजिस्ट्रार के यहाँ से पेश करते हैं, एक ओरिजिनल एक फोटो, ठीक है। इसके बाद उसी दिन रजिस्टर्ड नहीं होती, फिर आप डॉक्यूमेंट रखे आए और उसके बाद आने दो, कॉल छोड़ दो। अब सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर दिया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी करके लाइए, कि जैसा डीड में लिखा है वैसा स्पॉट पर है कि नहीं, जो चीज लिखी जा रही है वो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो वो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। पहली बात। दूसरा, जैसा डिस्क्रिप्शन उसका उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा है
क्या वो वैसी ही है? आ रहा है समझ? है? तो सब रजिस्ट्रार जांच करने आएगा 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब उसे टाइम मिलेगा। पूरा खर्च करोगे तो दूसरे ही दिन आ जाए। 5,000 जेब में डालो, दूसरे दिन सवेरे खड़ा, बोल लो साहब, कल ले लो। सब रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद वो रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने का मतलब यह है कि उसकी एंट्री एक रजिस्टर में कर दी जाए, और उस रजिस्टर में एंट्री जिस व्यक्ति की अथॉरिटी से की जाएगी उसे कहा जाएगा रजिस्ट्रार। कहीं भी जहां रजिस्ट्रार वर्ड हो वहां इसका मीनिंग ही है, जो व्यक्ति जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन को अपनी एक देख, जो भी काम होता है वो सब उसी के नाम से होता है। सब रजिस्ट्रार की तो रिपोर्ट रखती है, सील तो रजिस्ट्रार की रहेगी, साइन तो रजिस्ट्रार की। अब सवाल यहां ये आया कि नोटिस माना किस डेट से जाए? जिस दिन हमने पेश कर दिया था और डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ 15 दिन बाद। मान लो आज हमने पेश किया 4 तारीख को और रजिस्टर्ड हुआ वो 15 को जाके, ठीक है? तो सूचना किस डेट से मानी जाएगी, 4 तारीख से या 15 से? ये अगले क्लॉज हैं, दो उनको पढ़ो। पहले सुनिए, धारा 53 रजिस्ट्रेशन एक्ट की, उसमें लिखा हुआ है इस प्रक्रिया के बारे में कि रजिस्ट्रार एंट्री कैसे करता है, रजिस्टर में एंट्रीज कैसे की जाती है, जो एंट्रीज की जाती हैं वो कैसे की जाती है। 53 के तहत, धारा 53 के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट की एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और रजिस्ट्रार उसमें उनकी एंट्री करवाता है उस रजिस्टर। अब रजिस्टर में एंट्री होने की डेट से नोटिस माना जाएगा या जिस दिन आपने पेश कर दी थी उसी दिन से नोटिस माना जाएगा? सुनो, जहां सारी प्रॉपर्टी एक ही जगह पर है, जहां सारी प्रॉपर्टी एक ही जगह पर है, तो उसके बारे में सूचना उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन वो रजिस्टर हुआ। लेकिन जहां बेचे जाने वाली संपत्ति अलग अलग तहसीलों में है, जिला एक ही है, अलग अलग जिले नहीं है, एक की जिला एक ही है, तो चाहे डबरा की रजिस्ट्री होए चाहे भितरवार की रजिस्ट्री होए, होगी कहां? ग्वालियर में। वहां सब रजिस्ट्रार होंगे, बस वो अपनी रिपोर्ट देंगे। आ रही है बस। तो जहां प्रॉपर्टी एक ही जिले के उपखंडों में है, अलग अलग उपखंडों में है, और वो सारी प्रॉपर्टी बेची जा रही है, बोले कुछ डबरा और कुछ भितरवा, दोनों के बॉर्डर पर है, हम पूरी बेचे, तो दोनों का रजिस्ट्रार तो एक ही है ना, लेकिन सब रजिस्ट्रार दोनों के अलग अलग। अब एक सब रजिस्ट्रार ने लेट रिपोर्ट सबमिट करी, एक सब रजिस्ट्रार ने जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक दोनों की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। नहीं समझ में? रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक दोनों की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी।
अब दोनों की रिपोर्ट 1 महीने लेट हो जाएगी। जहां अलग अलग उपखंडों में है, अलग अलग सब डिवीजन में प्रॉपर्टी है, और वो एक ही सेल डीड के तहत, एक ही कन्वेंसिंग डीड की तहत, एक ही इंस्ट्रूमेंट में वो पूरी सेल की जाती है, दो इट इज सिचुएटेड विद इन डिफरेंट सब डिवीजन। तब उस दिन से, जिस दिन उन्हें प्रोड्यूस कर दिया गया, उसी दिन से सूचना मान ली जाएगी। यदि वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो रजिस्ट्रार अगर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देता है कि जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो गया तब तक कोई डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं होती। भाई दोनों सब रजिस्ट्रार हैं, काम करने वाले हैं की बात होती है, डले हैं ठीक है चले जाएंगे। सरकारी नौकरी आदमी क्यों करना चाहता है? सरकारी नौकरी आदमी क्यों करना चाह रहा है बताओ? अब प्रचलन आया है कि सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट में भग रहे हैं। सारे आईएएस रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी कंपनी में बैठे हैं। क्या जयशंकर वो इंटरनेशनल हेड था, मंत्री बनने से पहले इंटरनेशनल हेड, वो कौन सी इंस्टीट्यूट नाम, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका, ये इंटरनेशनल हेड था है? अरे आदमी अलग है, ठीक है। तो अब एक ही जिले, एक ही उपखंड में, एक ही जिले में, एक ही जगह पर है तो और फिर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसकी सूचना रजिस्ट्रेशन की डेट से मिलेगी। लेकिन अगर अलग अलग सब डिवीजन में है तो वो एक ही डेट को रजिस्टर्ड होंगी, लेकिन कब रजिस्टर, जब दोनों सब रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं। क्या दोनों सब रजिस्ट्रार इतने प्रॉम्प्ट होंगे? क्या हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी में आदमी इतना प्रॉम्प्ट है? काश होता। फिर लेट करेंगे, तुम परेशान होगे, अरे यार चलो यार ये सब रजिस्ट्रार बड़ा हैरान कर रहा है, वो कुछ ना कुछ घुग्गी लगाया आएगा उसमें। अच्छा पहले क्या होता था, और तुम्हें बताएं, थोड़े समय पहले की बात सुनो तो तुम्हें और मजा आएगा। पहले ये था कि ओपन लैंड और कंस्ट्रक्टेड एरिया दोनों में स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग लगती थी, 2% का फर्क होता था। ओपन लैंड का 4% लगता था पहले, फिर 6 हुआ, अब शायद 8 हो गया, अब तो 10% फ्लैट कर दिया, कोई चक्कर नहीं, कितने की बेच रहे हो 10% है। बात ओपन से हमें कोई लेना नहीं, ओपन हो कंस्ट्रक्टेड हो कुछ नहीं। तो पहले क्या होता था कि हमने दिखा दिया 3000 स्क्वायर फीट खरीद रहे हैं, 1000 फुट कंस्ट्रक्टेड है और 2000 फुट गार्डन ओपन एरिया है, जबकि बनी पूरी 3000 है, या बनी 1000 में ही, 2000 बनी पूरे 2000 में या 3000 में। सब रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट लगा दी, यस इट इज राइट। अब तो देख रहे हो रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर्ड हो गई। अब तुम सोचना जरा 2% के अंतर पर कितना डिफरेंस आ गया है। 2000 रुपये 8% और 1000 पे 10%, तो 2000 रुपये 8% में जो बचे, हमारी बचत हो जाएगी 2% की। उसमें सब रजिस्ट्रार कहता था आओ दोनों मिल बात कर सकते हैं, तुम भी खुश, लेकिन ठीक रहे यार, 1 लाख 1.5 लाख बचे गए, 50,000 देकर 1.5 तो बचे गए, तुम भी खुश, रजिस्ट्रार भी खुश, सरकार भी खुश, जयराम जी लेकिन जब सरकार के ज्ञान में, संज्ञान में ये बात लाई गई कि साहब ऐसा ऐसा भी हो रहा है, तो फिर अब ये फ्लैट कर दिया है कि 10%। अब तो एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड होना कंपलसरी कर दिए गए हैं कायदे से। हम जैसा अगर जज होगा, अब तो ये लोग हालांकि नोटरी वाले तो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जैसा जज हो तो नोटरी के एग्रीमेंट फेंक दे उठा के, कोई चक्कर नहीं,
एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा वही परफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं बेटा। लिखा है रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इन्वॉल्व्स दी प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज ₹100 और मोर shall always be made by registered conveyancing deed। कोई भी विक्रय जिसके विषय वस्तु का मूल्य 100 रुपए या उससे ऊपर है वो विक्रय लिखित और क्या पीछे पड़ के आए थे अनुप्रमाणित अटैच, ठीक है। अगर नहीं है हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, जाओ। एक करोड़ की प्रॉपर्टी बेची जा रही है और 100 रुपया के स्टाम्प पे तुम एग्रीमेंट लेकर आ गए, उल्लू बना रहे हो। आप कह रहे हो कि इसका परफॉर्म करा दो, हमारी नजर में तो वो एग्रीमेंट की वैल्यू नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट पढ़ने योग्य ही नहीं है। लेकिन मुकदमे चल रहे हैं, जज डरते हैं, काम करने में डरते हैं, क्योंकि लॉ ज्यादा पता नहीं है। क्या करने चलने लो ना, अपन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। साले अटेस्टिंग विटनेस तो है ना इस पे, रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हुआ। जहां अपने को अच्छा इसके बाद भी आज रजिस्टर्ड नहीं है, जाके चले जाओ रजिस्ट्रार के यहाँ 1% स्टाम्प ड्यूटी दो, रजिस्टर करा उसी एग्रीमेंट एक तो पढ़ा जाएगा। नोटराइज करा लाए कोर्ट ने कहा नहीं नोटराइज नहीं मानेंगे भाई, रजिस्ट्रेशन एक्ट में साफ लिखा हुआ है। साहब यार रुको, दोनों पार्टी गई रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर करा, और अगर इस पर दोनों में से किसी को आपत्ति नहीं है कि साहब ये रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट भी कोई कंसर्न नहीं है। अगर दोनों एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये एग्रीमेंट हमारे बीच हुआ है, बेशक वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन रेलेवेंट पोर्शन तो है, नोटरी तो हुआ है। एडमिटेड फैक्ट हो गया ना। तो नोटिस आप इसे मेंस में कैसे लिखो, पहले भी ये बता दें। पहला पैरा नोटिस कब माना जाता है, या तो वो जानता है ईदर ही नोज और ही वुड हैव नोन, वो जान सकता था। अगर वो उपेक्षा ना करता, इफ ही वर नॉट द नेग्लिजेंट। लिखा क्या लिखा है बेयर एक्ट में, देखो। A person is said to have notice of a fact when he actually knows that fact। या तो तुम वास्तव में उसे जानती हो, और when but for willful abstention, एब्सटेंशन का मतलब समझते हो, दूर रहना, कुछ न करना, एब्सटेन समझ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज किया गया है ना। तो बट फॉर अ विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी, वो जांच करने में जानबूझकर उपेक्षा किया। क्या लिखा है, एब्सटेंशन, उसने जानने की कोशिश ही नहीं की, जानने का प्रयास ही नहीं किया, विरत रहा, वो विरत रहा। उन्होंने कहा जानने की क्या जरूरत है, विरत रहा, जबकि वो जान सकता था। तो क्या लिखा है,
फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च विच ही ऑट टू हैव मेड, जो उसको करनी चाहिए थी, कोई जांच, और ग्रॉस नेग्लिजेंस ही वुड हैव नो, अगर तुम्हारी नेग्लिजेंस नहीं होती और तुम थोड़ा सा प्रयास कर लेते तो मैं ये तथ्य पता लग जाता, तो भी तुमको नोटिस मिलना चाहिए। एक है एक्चुअल नोटिस, एक है कस्टमर। ठीक है, अब आइए एक्सप्लेनेशन। लिखा है जहां की स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई संविवाद रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है। कानून में लिखा है जहां की स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई संविवाद रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है, और वह रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया, जरूरी भी है रजिस्टर्ड होना, और वो रजिस्टर्ड किया भी गया है तब, और वह रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी संपत्ति को या ऐसी संपत्ति के किसी भाग या ऐसी संपत्ति में किसी अंश या हित को अर्जित करता है, जो प्रॉपर्टी हम प्राप्त कर रहे हैं, इस लिखत की सूचना उस तारीख से जिस तारीख को रजिस्ट्रीकरण हुआ, या जहां की एक ही जिले में सब संपत्ति स्थित नहीं है, या जहां की रजिस्ट्रीकृत लिखत भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, वहां उस पूर्वतम तारीख से है जिसको ऐसे रजिस्ट्रीकृत लिखत का कोई ज्ञापन उस उप रजिस्ट्रार के पास है। एक ही जगह है तो नोटिस उस दिन से जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में उप जिले अलग अलग हैं, डबरा करवा, लेकिन जिला तो ग्वालियर है, तो रजिस्ट्रेशन तो ग्वालियर में होगा। तो फाइल अब डबरा का आदमी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जो डीड तैयार करेगा, वो डीड पहले सब रजिस्ट्रार के पास ही ले जाएगा, वहाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल करेगा, सब रजिस्ट्रार इंक्वायरी करके यहाँ भिजवा देगा कि जाओ तुम्हें डेट मिल गई, है। तो जहां एक ही जगह पर है तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन से नोटिस माना जाएगा सबको। हम खरीद रहे हैं और हमसे पहले किसी और को रजिस्टर्ड डीड द्वारा कुछ भी किया गया है उस संपत्ति के बारे में, उसकी सूचना हमको मानी चाहिए। वो किसी को पट्टे पर दी गई है, रिटन बाकायदा रिटन और रजिस्टर्ड डीड लीज डीड लिखी गई है और हम खरीद रहे हैं, तो हमारे बारे में ये माना जाएगा कि हमें सूचना है उस व्यक्ति के बारे में जो लीजी है, जिसका उसमें राइट टू यूज है। अब हम कहें नहीं साहब लीजी को अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं था, सूचना ही नहीं थी कि ये पट्टे पर दी गई है। अब हम तुम्हें गवाह बनाकर खड़ा करेंगे, क्या कह रहे हो, तुम्हें सूचना नहीं थी इस लीज की, प्रॉपर्टी देखने गए थे, कब्जा किसका था मौके पे, तब इनने कहा कि नहीं कहता, इनने कहा नहीं, इनने गांव वालों में से किसी से पूछा, इंक्वायरी की जो तुम्हें करनी चाहिए थी, अगले पे अकेले ऐसे कैसे विश्वास कर लिया तुमने। आ रहा है समझ है? तो जो डीड रजिस्टर्ड हो गई उसकी सूचना सबको, किस डेट से हो गई, बोले अगर एक ही जगह पर है तो उस डेट से जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, धारा 30 के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट की, और अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में है तो उस डेट से जब मेमोरेंडम जो डीड फाइल की थी रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दिन से नोटिस माना। एक बार पूरा आप लोग पढ़िए उस सेक्शन को और ऐसे याद रखिए, जैसे मेंस में अपने को अगर जरूरत पड़ जाए तो फटाफट अपन चिपका के निकलेंगे। आउटलाइन में मेंस की हमने पूरी समझी।
अभी खत्म नहीं हुई है बात, है? आगे बढ़ो। परंतु यह तब जबकि उस लिखत का रजिस्ट्रीकरण, हाँ, जब अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसकी कोई नोटिस नहीं मानी जाएगी। नोटिस मानी तभी जाएगी जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। हाँ, नोटिस किस दिन से मानी जाएगी ये इस पर ऊपर बात कर आए अपन पहले स्पष्टीकरण में। लेकिन जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, रजिस्टर्ड ने जिसको रजिस्टर करने से मना कर दिया, नहीं समझ, तो फिर उसकी तो कोई नोटिस होने का, क्योंकि वो एंट्री नहीं हुई उसकी रजिस्टर में। तो जब रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई तो उसकी नोटिस भी किसी को। प्रोवाइडेड दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड and its registration completed in the manner prescribed by the Indian Registration Act and the rules made therein. उस एक्ट और उसमें जो रूल दिए गए हैं उनके तहत उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। The instrument or memorandum has been duly entered, उचित रूप से एंट्री कर दी गई है। काहे में? As the case may be in books kept under section 51 of the धारा 51 में जो बुक रखी जाएगी उनके यहाँ, उसमें उसकी एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ी। हाँ, एक और, द particulars regarding the transaction to which the instrument relates have been correctly entered in the indexes kept under section 55 of that act. कौन सा? that act, उसमें जो प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है वो फॉलो करके जब रजिस्टर्ड हो जाएगा डॉक्यूमेंट तब उसकी नोटिस मानी। जब तक वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है उसकी कोई नोटिस तभी जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। हाँ, कब से? एक जगह तो उसी दिन से जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ, एक जगह पूरे प्रायर डे जब पहली बार आपने मेमो फाइल की, यद्यपि रजिस्ट्रेशन बाद में। ठीक है, अब आगे आइए, आप दूसरा स्पष्टीकरण खुद पढ़िए। तुम एक प्रॉपर्टी खरीदने गए, मकान था, एक फ्लैट था, ठीक है, तुम खरीदने गए, देखने गए, तुमने देखा कि एक फैमिली उसमें रह रही है। तो तुम्हारा अगला सवाल ये, बोले फैमिली, बोले टेनेंट। चलो, तुमने नहीं पूछी ये फैमिली, खत्म करो, तो भी तुम्हें ये नोटिस होना चाहिए कि इसका कब्जा है, कोई ना कोई राइट इसका इसमें जरूर है। बिना अधिकार के आप किसी संपत्ति पर कब्जा कैसे करते हैं? भले सीमित हो उसका अधिकार, टेनेंसी लिमिटेड राइट है, राइट टू यूज है। इसके अलावा टेनेंसी में तुम्हारा कोई राइट है क्या? राइट टू यूज, उपभोग करने का अधिकार। एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में क्या ट्रांसफर होता है? मात्र राइट टू यूज। और जिसके पास, जिसको राइट टू यूज होता है, पोजेशन हमेशा उसी के पास। जिस उपभोग का अधिकार किसके पास? जिसके पास कब्जा है, क्योंकि उपभोग का अधिकार बिना कब्जे के संभव ही नहीं है, उपभोग संभव ही नहीं है बिना कब्जे के। कि तुम मेरी कार उपयोग करते रहना और चाबी दें तुम्हें नियम, वाह, पोजेशन तो राइट टू यूज में देनी पड़ेगा। अब आप अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, इधर थ्रू सेल और थ्रू गिफ्ट व्हाटएवर, लेकिन आपको पता है कि इस संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आपको ये भी पता है इनडायरेक्टली कि इसका इस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई राइट जरूर है, चाहे कितना ही सीमित अधिकार क्यों ना हो, वो लीजी हो सकता है।
वो टेनेंट हो सकता है, वो लाइसेंसिंग हो सकता है। आई ये नोटिस तुमको इम्प्लाइड माना जाएगा। पढ़ो क्या, उसे उस व्यक्ति की जिसका उस पर कब्जा है, अधिकार की सूचना है, ये मान गया। थर्ड स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन, एजेंट को अगर नोटिस दे दिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि मालिक को नोटिस हो गया है। मर्केंटाइल एजेंट होते हैं, हमारा बिजनेस, हमने अपने 10 एजेंट अपॉइंट कर, सुबह वो सप्लाई करने जाते हैं, शाम को रिकवरी करते हैं। माल सप्लाई होलसेलर के यहाँ से रिटेलर के, और रिटेलर से उसकी पैसे वसूली करके होलसेलर। ये काम कौन कर रहा है? एजेंट। इस बिजनेस को कौन कर रहा है? अपन कहता है सेल्समैन है, वो सेल्समैन नहीं है दरअसल, एजेंट है वो। सेल्समैन नहीं है वो, कंपनी का एजेंट है। आ रही है बस, कंपनी ने अगर उसको अपॉइंट नियुक्त किया है किसी चीज से, ठीक है, चलो। लेकिन अब एजेंट बदमाश है और वो फ्रॉडुलेंटली वो सूचना अपने मालिक को नहीं देता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एजेंट की ये ड्यूटी है कि जो भी उस एजेंट की कैपेसिटी में, उसकी नॉलेज में आए, वो अपने मालिक को, एजेंट की कैपेसिटी, जो कुछ भी उसे पता लगे वो उसकी सूचना उसे अपने मालिक को देगी। हमेशा अपने मालिक के संपर्क में रहना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एजेंसी वाले पूरे पोर्शन में ये सेक्शंस लिखे हुए बाकायदा, याद आ रहे हैं ना? है संपर्क में रहेगा लगातार, है क्या अथॉरिटी होंगी, क्या तो सब ढूंढवा रहे हैं, याद है? थोड़ा एक बार रिवाइज कर, बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टीपीए चल नहीं सकती। तो अगर एजेंट उस नोटिस को फ्रॉडुलेंटली अपने मालिक से छिपा जाता है, फ्रॉड करने पर, तो फिर मालिक को ऐसी सूचना पढ़ो, इसे प्रोविजो लिखा है क्या? धोखे आया कपट से छिपा लेता है तो ऐसी सूचना मालिक पर आरोपित नहीं की है। नोटिस के बारे में अब तुमसे कोई भी सवाल पूछा जाए, कोई भी सवाल पूछा जाए, क्या तुम उत्तर दे सकते हो? अब उसे तुम रिवाइज ना करो और अपने 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 थॉट प्रोसेस में नहीं लाओगे तो फिर कल आप उसे, क्या होता है कि हमें जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा डूब के जाना, थोड़ा उसे समय देना। समय देने से मतलब ये नहीं कि हमने बेरिक पढ़ लिया, इतना तो सरने में बता दिया और हमें समझ में आ गया। अब इसमें हमारे माइंड में कुछ इनोवेटिव प्रश्न है, क्वेश्चन है कि नहीं? कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन जो पहले तुम्हें लगा यार कि ये बेरेट से बात क्लियर नहीं हो रही है। मान लो कोई अपने माइंड में से बात नोटिस वर्ड को लेकर, तो सब क्लियर है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, फिर भी बीच में चलन चल गया, खाली पेपर धर के भेज देते कि साहब नोटिस भेजा हमने और रसीद लगा दी। अब नोटिस दिए नहीं, खाली पेज भर के भेज दिया लिफाफे में, अब लिफाफा तुमने फाड़ दिया, अब तो लेकिन कोर्ट का नहीं,
वो लिफाफा सीधा लेके आया साहब, ये ब्लैंक पेपर नहीं। कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये बदमाशियाँ नहीं चलेंगी, ब्लैंक पेपर पहले बाबा भाई लोग नोटिस के नाम पे ब्लैंक पेपर भेज देते और रसीद लगा दी कि सब नोटिस दे दो। अब वो लिफाफा फट गया, तुम फाड़ के देखेगा ही सामने वाला, फाड़ के देखेगा वो उसको क्या है, उसमें ब्लैंक पेपर निकले, उनका कुछ लिखेगा तुम्हें पता ही नहीं लगा ये काय का क्या सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। वहाँ वहाँ कोर्ट में लगा के किस हमने तो नोटिस दे दिया। सरकार को हमने नोटिस दिया, वो 1 महीने में तो पहुंचेगा, ठीक है, तो 1 महीने में बाकी सुधर ही नहीं ली जाएगी डिपार्टमेंटल में, नोटिस है। फिर वो फाड़ के देखा गया तो खाली कागज निकले। अब कौन बताए कोर्ट को आके कि खाली कागज निकले, मुकदमा पड़ा है, पड़ा है, कोर्ट भी मजे में कुआ में गए। नेहरू जी पहले ही कह गए थे सौजन्य से सब कुछ है, तो सौजन्य से काम किया जाता है ना। और सबसे ज़्यादा सौजन्य अवैध कार्यों में देखा जाता है, वैध कार्यों में सौजन्य कभी नहीं दिखेगा। अवैध कार्यों में इतना सौजन्य दिखता है, इतनी कर्टसी दिखती है, आए आए आए। तो चोर मिल जाए फिर उनके बीच में क्या भाईचारा होता है, वो सगे में नहीं देखने को मिलेगा। है ना, पुरानी कहानी है, सुल्ताना नाम का एक डाकू, फांसी हुई। उससे पूछा गया कि भाई तेरी कोई आखिरी इच्छा बोले ना, फांसी से पहले मुझे एक बार मेरी माँ से मिलना। ठीक है, वो माँ आई तो गले लगाई तो ना माँ का कान पूरा बिल्कुल मुँह में भर के और काट के घूस। जैसे ने पूछा इसलिए उपस्थिति में होती है फांसी, सेशन जज प्रेजेंट होता है उससे मौके, सेशन जज ही एग्जीक्यूट कराता है, वही डेट फिक्स करता है। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि ये प्रक्रिया का नियम है, फाइल अंततोगत्वा वहीं लौट के आएगी जहां से मुकदमा शुरू है। डिग्री सुप्रीम कोर्ट से होके आई है, लेकिन एग्जीक्यूट होने वो मिल जाएगी जहां से ओरिजिनल। वो भले ही सिविल या जूनियर डिवीजन हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो उसने कहा, पूछा कि क्या वजह थी तुमने कान काट लिया? तुम्हारी माँ थी। बोले पहली बार बचपन में हम पड़ोसी की मुर्गी चुरा के लाए थे, माँ ने पकाई थी और हमें शाबाशी दी थी। अगर माँ उस दिन मुझ में थप्पड़ मार के वापस करवा देती तो मैं आज फांसी पर नहीं चुका। परवरिश की जिम्मेदारी, संस्कारों की जिम्मेदारी, सही और गलत का ज्ञान देने की जिम्मेदारी माँ के ऊपर डाली गई है। मर्द का काम बाहर कमा के लाएगा, तुम्हें मेंटेन करेगा, सब कुछ वो सब। तभी तो जहाँ माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे होंगे वहाँ बच्चे या तो बिल्कुल डफर होंगे या आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंट, वो मीडियोकर नहीं। क्योंकि अगर वो समझदार होते हैं तो वो खुद ही समझ जाते हैं चीज़ों, नहीं तो जिसको जो करना है वो तो करना है।